तो योद्धाओं, मैं आपको एक एथलीट के बारे में बताता हूँ। एक एथलीट हुए थे, टेनिस के थे, बॉल टेनिस के प्लेयर थे। 7-8 साल उनकी उम्र थी। तो उनको मन में ये ख्याल आ गया एक टेनिस के प्लेयर देख के कि उनको का खिलाड़ी बनना है। फ्यूचर में मैं बड़ा होकर टेनिस खेलूँगा। तो उसने अपने पापा को पूछा कि पापा मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ, कैसे क्या करूँ कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनूँ। तो उनके पापा ने बोला कि देख बेटा, अगर आप इस बॉल को अपने स्टिक से, अपने रैकेट से 5 लाख बार एक साल में अगर तुमने हिट किया तो तुमको हारने से कोई नहीं रोक सकता, जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तुमको कोई भी नहीं हरा सकता और तुम वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन सकते हो। उसको अब ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि मेरे को टेनिस का वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनना है। उसके दिमाग में अब ये आ गया कि मेरे को 5000 बार एक साल में बॉल को हिट करना है। फिर उसने कैलकुलेट किया 5 लाख एक बार में, मतलब एक साल में, तो एक महीने में कितने बार। फिर उसने पर डे का कैलकुलेशन किया, एक दिन में मैं कितने बार करूँगा। फिर पर डे उसने कैलकुलेशन लगाया और हर दिन किसी भी दिन ना छोड़ के हर दिन वो बॉल हिट करता था, हर दिन वो बॉल हिट करता था। और इस तरीके से वो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गए। और 18 साल तक, 18 महीने तक वो दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर बने। एटीपी का खिताब जीता, एटीपी रैंक 1, 18 मंथ तक वो रहे। और उसकी क्या कारण थी? प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, आप उतनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेके आते हैं, आप उतने उस पर जीते हैं, अपने सपनों को जीते हैं और रोज़ दिन इम्प्रूव करते हैं। और एक साल बाद उसने खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंट फील किया कि मैं पिछले साल से बहुत अच्छा खेलने लग गया हूँ, बहुत सारे टेक्निक मैंने खुद से जनरेट किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे पता नहीं थे वो मुझे अब पता हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई और वो उसका एक ही कारण था, उसके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे को टेनिस का नंबर 1 प्लेयर बनना है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात था, क्या? मुझको 5 लाख बार बॉल को हिट करना है और यही मेरा जीवन का लक्ष्य है इस साल। तो इस थ्योरी को बताने का मेरा उद्देश्य ही यही था कि हम सभी एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं, उस बीच हमको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। और आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? 30 बार कम से कम अपने सिलेबस को पढ़ना है। आप 30 बार कैसे पढ़ोगे ये तो मैं बताता रहता हूँ, लेकिन मेरे बताने से नहीं होगा। आपको खुद से भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पूरे सिलेबस को 30 बार कैसे पढ़ सकते हो। और सिर्फ रटने वाला कंटेंट और फिलोसॉफी अब ख़त्म हो चुका है। अब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। इस साल के मेंस के क्वेश्चन आप जब देखोगे, और मैंने जो कल क्वेश्चन भी पूछा था उसके भी कुछ लोगों ने आंसर्स लिख के चेक करवाए। बहुत अच्छा लगा मुझको कि आपने खुद से एक सीरियस एस्पिरेंट की पहचान देते हुए आपने आंसर लिखा। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से मेहनत करिए। और मैं जो भी आंसर जिन्होंने भी चेक कराया है उनको प्लस कैटेगरी प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरे लिए अब प्लस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम ये हमारा सिलेबस का, आप कोई भी और भी एक्स्ट्रा एफर्ट मेरी तरफ से चाहते हैं तो आप मुझको बोल सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर वो एफर्ट करूँगा। आपके सिलेक्शन ही मेरा उद्देश्य होगा और आपके इस एफर्ट में मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। तो आपको प्लस मेंबर है हमारी तरफ से, जो भी कल चेक कराए हैं कल के क्वेश्चन के आंसर्स, वो बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट आपने प्रयास किया। उसके आंसर्स आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते रट के। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा की क्या संभावना है, या फिर छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा की एक भी स्थापित संयंत्र क्यों नहीं है। फिर अगर मैंने पूछा कि छत्तीसगढ़ में अधिकतर ऊर्जा ताप विद्युत से ली जाती है और चूँकि कोयला एक अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है जो 20 से 25 साल में ख़त्म हो जाएगा,
तो छत्तीसगढ़ 20 से 25 साल बाद अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से स्रोत का इस्तेमाल करेगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। अधिकतर आप देखोगे न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया के पोर्शन में नहीं है। आप कभी भी नहीं देखोगे कि न्यूक्लियर प्लांट कहाँ लगाया गया है, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में, यहाँ कभी भी नहीं लगता है। मेघालय में, असम में, यहाँ न्यूक्लियर प्लांट लगेगा ही नहीं। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझोगे, मेरे क्वेश्चन के आंसर आप बता ही नहीं सकते। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है नीचे वाला, और भारत का ऊपर वाला कौन सा, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, यूरोपियन प्लेट और प्रायद्वीपीय प्लेट, गोंडवाना प्लेट, जो दोनों आपस में टकराए थे और हिमालय का निर्माण हुआ था। तो ये दोनों प्लेट जहाँ पे टकराए हैं वहीं पे हिमालय है, और ये प्लेट आज भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं, बीच बीच में इस तरीके से टकराते रहते हैं। जब भी टकराए एक दूसरे से तो वहाँ पे क्या आता है, भूकंप। और इसीलिए आप देखना कि हिमालय के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, नेपाल में देखना हर 2-3 साल में भूकंप आता रहता है, नेपाल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यहाँ हर 2-3 साल में भूकंप आता रहता है। तो जब भी प्लेट टकराएगा भूकंप आएगा। लेकिन जो ओरिजिनल प्लेट है, अब जैसे ये प्लेट ओरिजिनल है, ये आपस में कैसे टकराएंगे, नहीं टकराएंगे। तो जो ओरिजिनल प्लेट का जो दक्षिण, अब ये आपस में टकराए तो इसका इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे इसके दूर जाते जाएंगे इसका इफेक्ट कम होता जाता है। और वही हमारे सदर्न इंडिया का पोर्शन होता है जहाँ पे हमारे भूकंप का इफेक्ट कम हो जाता है। भारत के ज्योग्राफी को 5 डिवीजन में बांटा गया है। भूकंप, अर्थक्वेक प्रोन रीजन, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं उनको अलग रीजन बांटा गया है, और जहाँ पे भूकंप प्रभावित क्षेत्र बहुत न्यून है और जहाँ पे भूकंप से बिल्कुल भी कोई प्रभावित नहीं होगा, सुरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं, उनका डिवीज़न इस तरीके से भारत ने 5 डिवीज़न किया गया है। और इसी 5 डिवीज़न के आधार पे वो क्षेत्र जहाँ पे भूकंप प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना नहीं करते हैं, और जहाँ पे भूकंप कम आता है वहीं पे न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना करते हैं। क्योंकि हमने देखा है जापान, यूक्रेन में यहाँ पे सुनामी आई और यहाँ पे प्लांट डिसमिस हो गया। तो ये स्थिति ना आए, सुरक्षित हो, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ये प्लांट स्थापित किया। उसके बाद आप देखो विंड पावर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विंड पावर के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए क्या चाहिए, आई थिंक मेरे ख्याल से 8.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे हवा को बहने की ज़रूरत होती है। हम लोग देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में हवा बिल्कुल भी बहुत तेज़ी से नहीं बहता है, क्योंकि ये विंड जो इफेक्ट होता है ये कोस्टल एरिया में ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आप देखोगे जो कोस्टल क्षेत्र है हमारे तटीय प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये कोस्टल एरिया, यहाँ पे जो विंड एनर्जी के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे बहुत मिलता है। तो यहाँ पे हमारे ज़्यादा विंड एनर्जी के प्लांट लगे हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं लगा है। तो ये फेवरेबल कंडीशन आपको बताना पड़ेगा, तभी आप उसको बता सकते हैं। इसी प्रकार मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो सोलर एनर्जी जो कर्क रेखा और मकर रेखा, इक्वेटर के ऊपर 23 डिग्री सेंटीग्रेड 23 डिग्री और नीचे साउथ में 23.5 डिग्री, तो 0 डिग्री के ऊपर नीचे मतलब 47 डिग्री। तो ये वाला जो क्षेत्र है इक्वेटर के का बैंड, जिसको उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, तो यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट बहुत ही हाईली पड़ता है, यहाँ पे सनलाइट बहुत तेज़ी से पड़ता है और साल भर पड़ता है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं इन क्षेत्रों को, सूर्यपुत्र का क्षेत्र। सूर्यपुत्र का वो क्षेत्र जहाँ पे 365 दिन में 300 दिन सूर्य उगता है और अच्छे से उगता है। आप जैसे नॉर्दर्न पोर्शन में जाओगे, नॉर्दर्न पोल में, जहाँ पे क्या बोला जाता है, 6 महीना सूर्य उगता है और 6 महीना अंधेरा रहता है। तो अगर वहाँ पे उन लोगों ने सोलर प्लांट लगा रखा है तो उन लोग 6 महीना तो इलेक्ट्रिसिटी में रहेंगे, लेकिन 6 महीना इलेक्ट्रिसिटी में नहीं रहेंगे। और चूंकि 6 महीना सूरज नहीं उगता है, जब अंधेरा होता है तभी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब अंधेरा होता है। तो वहाँ पे हम लोग सोलर प्लांट की स्थापना नहीं कर सकते, जहाँ पे सूर्य का प्रभाव बहुत कम होता है, 6 महीना उगता है, 6 महीना नहीं उगता है, जहाँ पे नॉर्दर्न पोल जैसे नॉर्वे यहाँ पे होता है।
लेकिन जो इक्वेटर के पास वाले रीजन है यहाँ पे 365 में 300 दिन प्रचंड धूप उगता है और बाकी दिनों में बादल थोड़ा सा घेरा हुआ रहता है, लेकिन आप ये मानो कि साल भर सूरज उगता है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की काफ़ी संभावनाएं हैं और इसी को स्थापित करने के लिए 2015 में जो पेरिस समिट हुआ था COP21, मोदी जी ने फ्रांस के साथ मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किया था, जिसका हेडक्वार्टर हमारे छत्तीसगढ़ बोलता हूँ इंडिया में गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा, तभी आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये रहा कल के क्वेश्चन के कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। और आज आप छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में पढ़ोगे। जो जनजाति जो आप होगा, हर एक जनजाति के बारे में डिटेल आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको मेंस वाली बुक नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स वाली ही बुक पढ़ेंगे। प्रीलिम्स वाला आप पढ़ो, वो आपके मेंस में भी काम आ जाएगा। तो आपको इसके लिए अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीलिम्स में जो पढ़ते हैं, कल आपने पढ़ा होगा गोदना, डूमादेव, जो भी जनजातियों के प्रमुख देवता हैं, कृषि संस्था हैं, इनसे संबंधित जो भी किताबें हैं, युवागृह हैं, ये सारी चीज़ें आपने कल पढ़ी होगी। उसके बाद सभी जनजातियों के बारे में एक एक करके आपको पढ़ना है। जैसे मुड़िया है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में पढ़िए। मुड़िया, माड़िया, भुजमाड़िया, कोरकू, राव, इस सब को पढ़िए और रटिए। आपको रटना पड़ेगा। जैसे आपको कोई भी पूछ सकता है कि जैसे ये पिछले साल की प्रीलिम्स में भी आया था कि परब नृत्य कौन करता है, परब नृत्य कौन करता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछा गया था। तो आपको क्या करना है, अभी सिर्फ जनजातियों के बारे में पढ़ना है। जनजातियों के पहले जो चीज़ दिया हुआ उसको भी मत पढ़ो, सिर्फ जनजातियों के बारे में पढ़ो। बिरहोर क्या करते हैं, जैसे आपको बिरहोर के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि सूरज देव को कौन अपना प्रमुख देवता मानता है, तो बिरहोर फिर आपको कहाँ मिलेगा, रायगढ़ और जशपुर के क्षेत्रों में मिलता है। इसके सभी कुछ के बारे में, युवागृह क्या होता है, निवास क्षेत्र कहाँ पे होता है, इनके अगर कोई बुक हो तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पूछेगा कि दमना नृत्य कौन करता है। तो ये सभी जनजातियों के बारे में, कमार से लेके मुड़िया, माड़िया, भुजमाड़िया, जो भी 25-30 ठो इसमें जनजातियों के बारे में लिखा होगा, सभी को आपको पढ़ना है। सिर्फ जनजाति पढ़ो, बाकी चीज़ें उसके पहले जो भी चीज़ें हैं उससे नृत्य वगैरह उसको अब भले ही छोड़ दो अभी, लेकिन आप जनजाति को पढ़ो। प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 10 बार आप लगाओ, जब तक वो याद नहीं होता है तब तक लगाओ। तो आप जब जनजाति पढ़ते हो तो आपको ये बहुत कन्फ्यूजन होता है और याद नहीं होता है। मैं खुद इसको याद करने में बहुत स्ट्रगल करता था, लेकिन जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव लगाता था, एक बार नहीं लगाता था मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव, जब भी मैं ऑब्जेक्टिव लगाता था तो उसी ऑब्जेक्टिव को तुरंत 10 बार लगा देता। जब इस ऑब्जेक्टिव लगाने से चीज़ें याद हो जाती है, हाँ, हिट करता है, बार बार वो हिट करता है माइंड को। और जब आप थ्योरी पढ़ने जाते हैं तो आपको पता हिट फिर से करता है कि हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है वहाँ पे, तो फिर थ्योरी पढ़ते हो। तो यही आपको जनजाति पढ़ने में और याद करने में जो संघर्ष होगा, मैं खुद संघर्ष क्यों हूँ तो मेरे को पता है कि आपको भी इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपको थ्योरी पढ़ना है पहले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना है। 10 बार लगाओ, जितने बार लगा सकते हो, जब तक याद नहीं होता है तब तक ऑब्जेक्टिव उसी को लगाओ। ट्राइबल वाला पोर्शन का चैप्टर खोलो और ऑब्जेक्टिव लगाओ, फिर से थ्योरी पढ़ो और पढ़ो। तो आपको ये पढ़ना है। और जो इंडिया वाला बिहेवियरल साइंस में हमारा जो चल रहा था, कीट वाला, कृषि वाला, वो टॉपिक टपक सिंचाई से लेके फुहारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन वाला टॉपिक है, कीट प्रबंधन जो भी है, वो सब टॉपिक तक आप पढ़ो। मतलब जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी से पहले वाला जो भी पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपका टास्क रहेगा। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी को पढ़ा है उस तरीके से उसके पढ़ा, ऑब्जेक्टिव लगाए, मेंस के क्वेश्चन लगाए और रिवीजन किया और उसको याद करने की मैप में प्रैक्टिस किया, तो हमने ज्योग्राफी को अच्छे खासे कवर किया। उस तरीके से हम लोग इसको भी, छत्तीसगढ़ के कल्चर को भी करेंगे। ये हमारे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता ही है 10 नंबर का, मेंस में हमको 75 मार्क्स दिलाता है। तो ये हमारा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो आपको सीरियस बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। तो आपको, जब पागल बनते हैं लोग तो उसको आसपास के लोग पसंद नहीं करते हैं, उसको बोलेंगे कि
तू बहुत पढ़ रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, तू ऐसा मत कर। लेकिन ये पागल की पहचान है, आपको पागल बनना पड़ेगा। आप जब पढ़ें तो आप कुछ भी सब कुछ भूल जाएं और फिर उसमें डूब के पढ़ें, तभी आपको उसमें एन्जॉयमेंट मिलेगा। तो ये रहा टारगेट का। हिंदी इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, जो भी है बचा हुआ है आप उसको कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे कब? हाँ, मंगलवार तक छुट्टी है आपकी, संडे तो कल है रिवीजन डे के लिए। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मैं आपको छुट्टी देता हूँ। बुधवार से फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बीच आप त्यौहार है, त्यौहार को हैप्पीली मनाइए और जो भी समय आपके पास बचता है उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप घर जाते हैं, जो भी घर जा रहे हैं, घर जाइए, बिल्कुल जाइए, घर से एक नई ऊर्जा लेके आइए और अपने परिवार के साथ एन्जॉयमेंट करिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छुट्टी अच्छे से मनाइए, समय को अच्छे से यूज़ करिए और फिर हम लोग मिलेंगे बुधवार से। जो भी चीज़ें हैं अच्छे से करिए और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कंसल्ट करिए। मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ अगले बार। आज के लिए थैंक यू।